नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। बहुत यहाँ पे बात करेंगे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यह आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है दोस्तों। टॉप 30 एमसीक्यूज रहने वाला है, फुल एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं बाई जायसवाल सर, यानी कि मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखना है। यहाँ पे आई कार्ड पे एक लिंक आएगा दोस्तों, तो पिछले जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को दिल से सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। प्रश्न आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एक बालक के अनुपयुक्त भोजन ग्रहण करने से किसका खतरा रहता है। अगर कोई बालक है अनुपयुक्त भोजन यानी कि जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वह भोजन वो ग्रहण करता है, तो उसके लिए क्या खतरा रहता है। कुपोषण का खतरा रहेगा, असंतुलित विकास का रहेगा, या संतुलित विकास का, या मानसिक विकास का रहेगा। तो कोई बालक जब अनुपयुक्त भोजन ग्रहण करता है यानी अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है तो उस बच्चे के लिए क्या खतरा रहता है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा, देखिए, कुपोषण। अगर बच्चा जो है अनुपयुक्त भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसके लिए खतरा होता है वह कि बच्चा कुपोषण हो सकता है, कुपोषण होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध किससे होता है। दोस्तों जो व्यापक अर्थ में अगर पूछा जाए तो पोषण का संबंध किससे होता है। संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से, या आवा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए पोषण का संबंध जो होता है वह आपके संतुलित भोजन से होता है और स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आबा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या है दोस्तों, बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित थी। बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी, इसके प्रतिपादक कौन है। दोस्तों जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वह आपके व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी, क्योंकि व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता पाई जाती है व्यक्तियों में। तो यह इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक आपके महात्मा गांधी रहे हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का जो झुकाव है निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है। दोस्तों बाल्यावस्था की बात की गई, तो बाल्यावस्था में जो बालक का झुकाव होता है वह सर्वाधिक किसके प्रति होता है, तो समूह के प्रति होता है। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि बाल्यावस्था में बालक का झुकाव जो हमेशा सर्वाधिक में समूह की ओर ही होता है, क्योंकि बाल्यावस्था की बात की गई है। बाल्यावस्था में क्या होता है, खेल की भावना होती है, समूह में ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, रहना पसंद भी करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर कोई एक अच्छा अध्यापक है तो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसका, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, या प्रतिद्वंद्विता की, या तटस्थता की भावना, किस भावना को देगा। अगर आप शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना में, किस पर, सहयोग की भावना में अध्यापक जो है बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके बच्चे भी सीखते हैं और आपके वयस्क भी सीखते हैं। तो वह आपका देखिए परिवार से हो गया, विद्यालय हो गया, साथी हैं, यानी कि ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया जो है आपके जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं वो परिवार भी आता है, विद्यालय भी, और साथियों भी, यानी साथी से भी, जैसे फ्रेंड सर्किल से भी यह आपके समाजीकरण की प्रक्रिया होती है और सीखते भी हैं। तो इन सभी से हो जाएगा, द ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है लाजवाब सभी प्रश्न है दोस्तों। एक बार वीडियो को दोस्तों, अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज कर भी अच्छे तरीके से अपने आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलती कर देंगे चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका सपना पूरा होगा, वहाँ पर आपके साथ साथ आपके परिवार का भी सपना पूरा होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखिए मौलिकता आपके सृजनात्मकता से संबंधित है,
प्रवाह भी, उपयोगिता भी, ये तीनों सृजनात्मकता से संबंधित है। लेकिन मितव्ययिता जो है यह सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। जो बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होता है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। सही आंसर, सटीक आंसर जानेंगे। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम जो स्थान होता है वह विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ही होता है। संज्ञानात्मक विकास समझिएगा, संज्ञानात्मक विकास बच्चे के लिए विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ही उत्तम स्थान होता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्ध या IQ 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। किस पर वर्गीकृत किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि पर, सामान्य से अधिक पर, मंद बुद्धि पर या समान बुद्धि। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 100 से लेके 110 तक जो आते हैं आपके समान बुद्धि वाले कहलाते हैं। तो 105 IQ है जिसका, तो वह आपके समान बुद्धि वाला ही कहलाएगा। श्रेष्ठ वाले जो होते हैं वह 120 प्लस वाले श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे या बालक कहलाते हैं। और समान से अधिक बुद्धि वाले भी कह सकते हैं। समान से अधिक बुद्धि वाले जो होते हैं वह 110 प्लस होते हैं। और आपके मंद बुद्धि सभी लोग जानते हैं 75 से नीचे हो गया मंद बुद्धि वो कहला जाएगा IQ। तो ये इनसे क्वेश्चन IQ से एक जरूर क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल के साथ जरूर आपकी पढ़ें दोस्तों, और प्रिपरेशन करें, अपने सिलेबस के आधार पर प्रिपरेशन करें। एक बार सिलेबस दोस्तों जरूर चेक करें कि आखिरकार हमें तैयारी क्या करना है। हमें जो तैयारी करना उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। और ये MPTT के सिलेबस 100 to 100% श्योर एंड प्योर की तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ CTET का 80% यहाँ पे मिलेगा आपको, UP TET का 70 से 80% मिलेगा, अदर TT के 70 से 80 मिलेगा, लेकिन MPT का 100% आपका सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही मिलेगा। प्रश्न है, 2 वर्ष की आयु तक एक बालक के पास जो है कितने शब्द का भंडार हो जाता है? बच्चा कितना होता है? 2 वर्ष। तो बच्चा जब 2 वर्ष की आयु का हो जाता है तो उसके पास 100 से लेके 200 शब्द का भंडार हो जाता है। यानी 100 शब्दों से लेके 200 शब्दों तक के 2 वर्ष की आयु में बच्चों का भंडार शब्द जो होता है 100 से 2 शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों बात किया जा रहा है समाज मिति, ठीक है, समाज मिति तकनीक की बात। जब भी समाज मिति तकनीक की बात की जाती है, प्रयोग किया जाता है, तो वह आपकी सामाजिकरण की जांच में होगा, क्योंकि तकनीक कहाँ पर काम में लाती है? जांच में की जाती है। और बात की गई समाज मिति तकनीक की, तो यह सामाजिकरण की जांच में ही किया जाएगा, ना कि आर्थिक में, ना कि समाज के सर्वेक्षण में होगा। ठीक है, तो देखिए आर्थिक में हो नहीं सकता है, तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। अब सबसे बेहतर क्या सीखता है ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। पहला ऑप्शन, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। दोस्तों जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु, तो जन्म से 2 वर्ष क्या कहलाती? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो जो आपकी इंद्रिय जनित यहाँ पे लिख दिया गया पहली अवस्था आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सबसे बेहतर सीखता है। इसलिए इस अवस्था को जीन पियाजे ने इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताई है। और आपके बता देते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है। देखिए पहली अवस्था 0 से 2 इंद्रिय गामक अवस्था हो गई, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। फिर आपका दूसरा है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहले पूर्व फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेके आगे जो भी बच्चे होते हैं। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी है और इनसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे, कोहलवर्थ, थॉर्नडाइक, ये विशेषकर इनका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट चेक करें। प्रश्न आइए देख लेते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है। तो दोस्तों सभी आप भावी अध्यापक हैं, सभी आप भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान किसका होता है? देखिए मूल प्रवृत्तियों का भी होता है, बालक के व्यक्तित्व का भी होता है, और जन्मजात प्रवृत्तियों का होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा।
क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया में मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं बालक की, वो भी योगदान है। और जन्मजात जो प्रवृत्तियां आती हैं वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है। बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो भी आपका है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी द ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा का उदाहरण है। दोस्तों समझने वाली बात है, जब भी कोई बालक दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा का उदाहरण दिया जाता है तो ये सभी आपके कृत्रिम प्रेरक कहलाएंगे। देखिए, दंड, प्रशंसा, पुरस्कार अर्जित नहीं किया जाता, न यह स्वाभाविक होगा न यह जन्मजात होता है। यह केवल एक कृत्रिम प्रेरक होता है, यानी मानव निर्मित। कृत्रिम किसे बोलते हैं? मानव निर्मित। तो दंड मानव ही देता है, प्रशंसा मानव ही करेगा, पुरस्कार मानव ही देता है, सहयोग मानव ही करते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। तो आप लोग क्या हो जाएगा? कृत्रिम प्रेरक ही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गायक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है? यानी विकास के किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा बालक का या बाल विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बालक गायक और भाषा संबंधी विकास का एक निश्चित क्रम में होता है? तो वह विकास का सिद्धांत होगा विकास क्रम का सिद्धांत। क्योंकि बालक, गायक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम, जब भी अब निश्चित क्रम की बात की गई है तो हमें क्रम पहिया पे देखेंगे। निश्चित क्रम यहाँ पे शब्द है तो निष्क्रम वाला शब्द पहले देखेंगे ऑप्शन, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गति भी आता है लेकिन निश्चित क्रम दिया है, इसलिए क्रम का सिद्धांत यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वाशियोरकर नामक रोग एक बालक में किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, मेरे सभी मित्र, सभी शिक्षक बंधु, इतने तो अनुभवी सभी लोग हैं दोस्तों। तो प्रोटीन की कमी से ही आपका क्वाशियोरकर नामक रोग बालक में होता है। देखिए, प्रोटीन की अधिकता में तो हो नहीं सकता है, तो तीनों में तो हो नहीं सकता है। विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे नीचे कमेंट करें। और जो क्वाशियोरकर रोग है वह प्रोटीन की कमी से होता है, सभी लोग जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे जी ने निम्न में से कौन सी विधि अपनाया है? अगर बालकों के नैतिक विकास को समझना है तो जीन पियाजे जी ने साक्षात्कार विधि यहाँ पे अपनाया है। क्या अपनाया है? साक्षात्कार विधि। किसके लिए? बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, बार बार मैं दोस्तों बोलता हूँ, कोहलर हैं आपके। कोहलर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक, और इनका पूरा नाम है लॉरेंसन कोहलबर्ग। और इनका नैतिक सिद्धांत भी है, जब बालक जन्म लेता है तो वह ना नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, वह गुण बालक में विकास के अनुरूप प्राप्त होता है। यही आपके लॉरेंसन कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे आपके? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोहलर हो जाएगा, लॉरेंसन कोहलबर्ग। और दोस्तों आपके लॉरेंसन कोहलबर्ग ने अपने अध्ययनों के आधार पर नैतिक विकास के 6 चरण बताए। नैतिक विकास के कितने? 6 चरण बताए, नोट कर लेंगे, एग्जाम में आता है। और इन चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपनी जो है पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होता है। और ये 6 चरण हम आगे बताने वाले हैं, क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? दोस्तों समझने वाली बात है, जीन पियाजे जी ने बच्चे के विचारों में, अगर बच्चे के जो भी विचार है उसमें नए विचारों का समावेशन हो जाए, अगर नए विचार जो हों उनमें ऐड कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? तो वह सात्मीकरण कहलाएगा। जो बच्चे में विचार है उसके साथ ना नए विचारों का भी उसमें समावेशन बच्चे में कर दिया जाता है तो वह आपका उसे सात्मीकरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रैमर्स एवं गेज का है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, छात्र केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय है। दोस्तों छात्र केंद्रित शिक्षण, अब छात्र केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, तो यह छात्र केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय नहीं हो सकता। तो क्या होगा? जब बा ऑप्शन नहीं हो सकता तो सा भी नहीं होगा, बचे आ और दा,
तो छात्र केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय होगा शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग, क्योंकि छात्र केंद्रित, छात्र के केंद्र को ध्यान में रखकर, यानी कि शिक्षण में अगर छात्र पूरा सहयोग कर रहे हैं शिक्षक का, तो वह आपका छात्र केंद्रित शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर भाषा में अर्थ की देखा जाए, भाषा में आपके, तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई आपके स्वनिम कहलाती है। ये नोट कर लेंगे सभी लोग, ये बहुत कम आपको क्वेश्चन मिलेगा। भाषा में अर्थ के समझने की सबसे छोटी इकाई जो होगी स्वनिम होगी। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, शिक्षा जगत में लिंग आधारित भेद हैं। दोस्तों शिक्षा जगत की जब भी बात आती है, लिंग आधारित भेदभाव जो होता है, आर्थिक जैसे भी होता है कि ये बच्चे का देखिए बहुत पैसे वाला है, ये शिक्षा जगत में होता है दोस्तों। शैक्षिक दृष्टि से भी होता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान बच्चा है। सामाजिक दृष्टि भी होता है कि ये ऊंचे कुल का बच्चा है, ठीक है। तो ये सभी जो है, यानी कि शिक्षा जगत में लिंग आधारित भेद आपके ये सभी कहलाएंगे, आभाषा ये तीनों कहलाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवेग की दृष्टि से प्रत्येक बालक किसके कारण भिन्न होते हैं? दोस्तों अगर बालकों में संवेग की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जो भिन्नता होती है वह व्यक्तिगत भिन्नता होती है। संवेग की दृष्टि से अगर प्रत्येक बालक के कारण भिन्न होता है तो वह उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कहला जाएगी, द ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, ये सेम क्वेश्चन है आपका, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सभी लोग जानते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह आपके स्किनर का कथन है, सभी लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और वर्ग 2 के किसी आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। अब ये नहीं पता फर्स्ट सेकंड किस डेट को आया, लेकिन क्वेश्चन आया था, विकास एक सतत प्रक्रिया है कि कथन किसका है? स्किनर का है। तो वर्ग 3 में भी काफ़ी सारे पिछले आपका जो संविदा के पेपर हुए उसमें रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वमोह अथवा आत्मोह, ये दोनों चीज़ें समझिएगा, स्वमोह और आत्मोह किस अवस्था के लक्षण कहलाते हैं? जब भी बात मोह और ममता की जाए तो किशोरावस्था में आपको सीधे करना है। स्वमोह मतलब अपना मोह देखना, और आत्मोह अपने आत्मा का मोह देखना, यानी अपना ही अपना देखना। तो अपना ही अपना देखना किशोरावस्था में, किशोरावस्था अंधों की अवस्था होती है। किशोरावस्था जो होती है अंधों की अवस्था होती है, कुछ आगे पीछे नहीं दिखाई देता, केवल अपना 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 दिखाई देता है, तो समझ लीजिए वह किशोरावस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बालक के समाजीकरण में निम्न में से कौन से कारक बाधक हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बालक के समाजीकरण में कौन से कारक बाधक हैं? देखिए विद्यालय के कारक भी बाधक हो सकते हैं, समाजीकरण की बात की जा रही है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बालक के समाजीकरण में विद्यालय भी बाधक कारक हो सकते हैं, अध्यापक भी और परिवार भी, ये तीनों हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा, यानी ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये भी देखेंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति जो है गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। अब देखिए जब भी पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की जाए, गुणों कोई भी गुण है पीढ़ी दर पीढ़ी को रूपांतरित करना, हस्तांतरित करना, यानी कि अपने बच्चे को, नाती को, पंती को वही चीज़ें रूपांतरित करते रहना, तो ये क्या कहलाया जाएगा? सांस्कृतिक, कहते हैं ना संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, हिंदुओं की हमारी संस्कृति है, परंपरा है, ये चीज़ें क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी वही चली आ रही है, तो ये सांस्कृतिक गुण कहलाएंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन तो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग हिंदू भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, हम सब भारतवासी हैं, ये सभी को याद रखना है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? दोस्तों परिवार में बालक का जो समाजीकरण है बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? उसके अनुकरण के कारण। अब क्यों अनुकरण है? क्योंकि परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण है? तो जो परिवार होता है, परिवार में जो समाजीकरण होता है, परिवार और समाज से जो बालक सीखता है वह अपने अनुकरण के द्वारा, ठीक है, वह अनुकरण करता है और सीखता है, तो वह किस प्रवृत्ति के कारण होगा? वह अनुकरण प्रवृत्ति के कारण ही संभव होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष में बालक के तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास होता है? समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब कितने वर्ष की बात की गई, यानी कि बालक के तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण, ये शक्तियां जो है बालक के तर्क करने की शक्तियां, जिज्ञासा करने की, निरीक्षण करने की शक्तियां जो पर्याप्त विकास यानी पूर्ण रूप से विकास जो है 11 वर्ष के
आयु में हो जाता है। अगर बच्चा कोई बालक 11 वर्ष की आयु का है, उसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्तियाँ जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। तो दोस्तों ये रहे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे, और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, अपना स्कोर भी कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक की जाइए। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इससे क्या होता है, सभी क्लासेज आपको मिलेंगी। और एक प्लेलिस्ट उठाइए, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट का जो आपको अच्छा, पहले सब्जेक्ट वही चूज करिए, वही पढ़ना स्टार्ट करिए जो आपको बेहतर अच्छा लगे, जो आपसे बेहतर बनता हो। चाहे हिंदी की बात करूँ, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, कुछ भी कहूँ, जो आपको अच्छा लगता हो, व्याकरण, ग्रामर, वही स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप उससे पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट होगा, फिर अदर सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा लगे, सरल हो, वो स्टार्ट करिए। इसके बाद बिल्कुल जैसे नदी की धारा बहती रहती है वैसे ही बंद नहीं करना है जब तक एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हो जाए दोस्तों। क्योंकि हम बात करते हैं और हमारा सपना, आपका सपना सिलेक्शन पाना है, आपके परिवार का सपना सिलेक्शन पाना है, तो हमारा सपना भी है आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। और आप लोग ज़रूर सिलेक्शन होंगे दोस्तों, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहे दोस्तों। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी क्लासेज अटेंड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सभी।